चारू बेटा, मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना देना, ये बर्तन मन जाए तो। ठीक है माँ, बस आप एक काम करो, आप दीदी से रेडी होने का बोल दो कॉलेज के लिए। क्या ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना। उफ माँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तुझे समझ कहाँ आती है। चल जा जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां मैं क्यों बनाऊं? चारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे ज्यादा काम करती है। क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है माँ? सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। चारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ की बात को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में चारू से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामलों में चारू में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वह बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि चारू उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेंगी। चुप रहा, तुझे क्या पता आजकल की फैशन का। तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से चारू को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। तब से उनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊ जी आए हैं, जल्दी से ठंडी लस्सी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिन के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया था, बस तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी सब बढ़िया है। अपनी चारू ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी चारू बिटिया का तो कोई जवाब ही नहीं। और अपनी मोना के क्या हाल है? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त हैं ना, रामनाथ जी? वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही वहां मोनिका लस्सी का गिलास लेकर आ जाती है। वह अनिकेत को जानती थी। उसने बिना कुछ जाने ही यह मान लिया कि यह रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका मुंबई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी चारू पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी चारू पसंद है। अरे सरला, बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है, पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी चारू राज करेगी राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। चारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि चारों की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वह इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चनें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह चारू का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि चारू की शादी से पहले ही मोनिका का रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था और मेरा घर भी पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? और तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहीं गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। कह देती हूँ हाँ।
तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ, एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। क्या सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा। मैं बहुत खुश हूँ सच में। दामाद जी से मेरी बात कराना जरा। माँ, वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं। वहाँ कुछ जरूरी काम है तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी काम में लगे रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो मोना को भेज दूं तेरे पास। यहाँ तो बस सारा दिन फोन में लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका चारू के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वह चारू का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मग्न थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी, हम चलेंगे, पर इस हफ्ते रुक जाइए। बस एक बार चारू की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाई, फिर हम तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही चारू ने मोनिका से कहा, दीदी, आप बुरा मत मानना। वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जा रहे, बस इसलिए। क्या? उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए हैं क्या? चलो, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी। उसे हर चीज में चारू से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर एक दिन, चारू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड की है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी वॉच हैं। ज़रूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी तुम मुझे ज़िंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, दीदी हमारे घर पहली बार आई हैं, क्यों ना हम ये तोहफा उन्हें दे दें? मोनिका चारू की बात सुन लेती है। चारू का उसके लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया और उसने चारू से माफी मांग ली। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए, क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहां सीमा की ननद गुड़िया आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई है और हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। आप क्या कर सकते हैं बेटा। राजू घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, सीमा ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। अगली सुबह राजू जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबार बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कचरा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी राजू को एक कूड़ेदान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उस डस्टबिन के अंदर खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही झूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ। राजू ने सारा खाना बटोरकर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को गुड़िया ने सीमा से कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे रामपुर में रविवार को बाजार लगती है। चलिए, मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ गुड़िया, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। सीमा और गुड़िया बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक गुड़िया एक मोमोज के ठेले को बहुत ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक ही ले लेंगे। दोनों ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं।
हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से। चाचा, आप पागल हो गए हैं क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? गुड़िया, चलो यहाँ से। इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम यहाँ यूं ही खड़े थे, तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। सीमा और गुड़िया उसी वक्त बाजार से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। गुड़िया, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, सीमा खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी राजू कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुको सीमा, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लाया हूं तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी की पार्टी हो रही थी। मैं वहीं कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, इतने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे से उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इसके बारे में राजू के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाते देख राजू खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे से उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं, इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। राजू भी कई बार शौच करके आया। तभी उसकी माँ ने कहा, राजू बेटा, ये कैसा खाना लाया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि राजू उनकी बात का कुछ जवाब दे पाता, सीमा बीच में बोल पड़ी। सासू माँ, इसमें राजू जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर राजू को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तभी उसकी माँ ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लो, सबका पेट ठीक हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। राजू काम पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बहन गुड़िया ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते हुए आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूं उससे घर चलाना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? राजू उसी वक्त अपने आंसू छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बीनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। घर पहुंचते ही गुड़िया ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए न जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। राजू की पत्नी सीमा थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए राजू के बोलने से पहले ही उसने कहा, गुड़िया, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात मैं तुम सब के लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां हैं, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगा रखे हैं। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया और सीमा घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपनी रसोई घर में आ गई। गुड़िया, तुम जल्दी से आटा गूंद लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। गुड़िया आटा गूंदने लगती है और सीमा सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उनकी महक बहुत अच्छी लगने लगती है। भाभी,
सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। सीमा और गुड़िया ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उनकी सास और सब लोग साथ मिलकर मोमोज खाने लगे। मोमोज? अरे वाह बहू, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाए हैं, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतने स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेंगे। हाँ सीमा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचे। अगले दिन से गुड़िया और सीमा घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। फिर इस तरह मोहन ने कबाड़ बीनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। राधे राधे। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला, तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू रोज रोज मेरी ये आलू की सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती है का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल कर देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलकर खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों स्वाति और अंकिता की। स्वाति गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज स्वाति के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि स्वाति भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं, पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? अरे वो मुझे पापा के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वर्गे का चक्कर तो नहीं है? भत्त पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा, तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलते हैं। क्या बोलती है? डन, लेकिन टाइम से आ जाना। हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात स्वाति को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि स्वाति पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसलिए परीक्षाओं के दिनों में स्वाति अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। उसी शाम, स्वाति, ओ स्वाति, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उम्र भी तो हो गई है उनकी। जी अंकल, वो स्वाति को बुला दीजिए। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। अंकिता स्वाति को अपनी कार में बैठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रही, जिस वजह से स्वाति को घर लौटने में देर हो गई। और फिर, स्वाति, तू मेरी ये बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता, पर बेटी मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर स्वाति को समझा रहा था, तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अंकु? वो मैं और स्वाति गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है। और फिर कल स्वाति बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फेटीचर से दूर रहा करो, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को समझ लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है, तुम उसे घुमाती फिराती हो, खूब खिलाती पिलाती हो,
तो बस इसलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता स्वाति के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए स्वाति अंकिता के घर आई थी, लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही स्वाति और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता स्वाति को पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन स्वाति का कहीं अता पता नहीं था क्योंकि वो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपयों का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। स्वाति अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। स्वाति ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर स्वाति अंकिता के घर पहुंची तो वहां उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के यहाँ गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोई जरूरत नहीं समझी। वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। स्वाति को लगा उसके पापा सही थे। अंकिता ने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे या मिले बिना ही वहां से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, तो अब देखना, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। स्वाति की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। स्वाति ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जय हिंद मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ मैम, कल वो आपने मेरे टिफ़िन के पनीर के पराठे खाए थे, आपको वो बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई फैमिली विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर टू। आज की शाम पनीर के पराठे के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती वाली गाड़ी से स्वाति एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने स्वाति से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 4 सालों के बाद अंकिता और स्वाति एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। स्वाति, तुम? तभी स्वाति ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम याद आ गया। तभी मनीष ने कहा, अंकिता, तुम मैम को कैसे जानती हो? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्वाति है, जिसके पापा के इलाज में तुमने मदद की थी, जिसको तुमने बहुत ढूंढा था पर मिली नहीं? ये सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, हमेशा तू ही सही थी और मैं गलत। अंकिता और स्वाति दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। ये देखकर
सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते हैं। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख सोहन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वो सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से, जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। सोहन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सोहन ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सोहन, वो क्या तरीका है? सोहन ने लालाराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर
लालाराम मोहन से कहता है, अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है सोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सोहन, जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लालाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लालाराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी। चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। सोहन वहां से जाने लगता है। तभी जगत विनोद ने सोहन को रोककर ये पता लगाने के लिए बोलता है कि लालाराम ने सोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लालाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले लालाराम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लालाराम से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लालाराम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद सोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये सोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सोहन इतने देर तक भी काम कर रहा था। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पे बूढ़े माँ बाप है। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं।
इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो सोहन। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है सोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना, ठीक है? इसके बाद जगत और विनोद खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और जगत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन ने एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। तभी सोहन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन, देखो पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। सोहन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है, और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मार कर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा? थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। सोहन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंगाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। जगत फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और सोहन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता दी। देखो सोहन भाई, सच कहूँ तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही लाला राम से हड़प ली थी। क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी सोहन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद सोहन ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जमीन या आप दोनों की जान? सोहन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ लाला राम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ लाला राम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लाला राम को। और जब लाला राम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। सोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और मोहन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत लाला राम सेठ से लिया था। वाह, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सोहन से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है।
इससे पहले वो सेठ लाला राम के यहाँ काम करता था। बोलो सोहन, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लाला राम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। सोहन की बात सुनकर थानेदार ने सोहन से कहा। सोहन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लाला राम को बुलाकर लेकर आओ। सोहन तुरंत जाकर सेठ लाला राम को बुला लेता है, परंतु लाला राम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ लाला राम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगत ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर मोहन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लाला राम की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन लाला राम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन लाला राम की है। नहीं साहब, हमने लाला राम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने लाला राम से कहा, अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली। मैंने और सोहन ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। लाला राम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। ये हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। सोहन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ लाला राम और सोहन की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। जगत और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लाला राम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ा देख लाला राम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लाला राम ने अपना केस वापस ले लिया। लाला राम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लाला राम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगत, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लाला राम ने सोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। याद करो सोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लाला राम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।